फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जैसे स्कूल पे। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ था जब हमास ने इजराइल में हमला किया था, उसके 2 साल बीत चुके हैं। इस 2 साल में विश्व में काफ़ी चेंजेज हुए। अभी आज ही के दिनों में आपने सुना होगा, नो ट्रम्प साहब को नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला। उनकी जगह वेनेजुएला की मारिया कोरिना को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। उनको इसलिए दिया गया कि वेनेजुएला में उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यू को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। इजराइल हमास पीस डील का स्टेज 1 क्लियर हो गया है। तो आज हम इस लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे कि पिछले 2 सालों में, जब 7 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2025, 2 सालों में इस युद्ध के क्या परिणाम रहे, इसके क्या हाइलाइट्स थे। तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले दुनिया किस स्थिति में थी। तो दोस्तों, क्विक मैप डिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे इजराइल है, देख रहे हैं, ये लेबनान है, ये साउथ जॉर्डन है, ये लेबनान है, और साउथ लेबनान में हिजबुल्ला पावरफुल था। हिजबुल्ला नाम आपने सुना होगा। तो इस इलाके में 7 अक्टूबर 2023 से पहले एक तिकड़ी चलती थी। तिकड़ी कैसी? दुश्मनों की तिकड़ी। सऊदी अरबिया, ईरान और इजराइल का, ये तीनों तिकड़ी थी, दुश्मनों की तिकड़ी थी। इसमें सऊदी अरबिया सुन्नी है, ईरान शिया है, और इजराइल जो है ज्यूस का देश है, आप जानते ही। तो इसमें से हमेशा जो दो सुपर पावर है अभी वर्ल्ड में, अमेरिका और चाइना। अमेरिका चाहता था कि सऊदी अरबिया और इजराइल एक हो जाए। चाइना चाहता था ईरान और सऊदी अरबिया एक हो जाए। हालांकि चाइना को इसमें कुछ सफलता भी मिली, यूएसए को भी सफलता मिली। यूएस ने अब्राहम एकॉर्ड के तहत इजराइल को विश्व के बाकी जो सुन्नी देश है उसके काफ़ी करीब ला के रख दिया था। लग रहा था विश्व में शांति ही शांति है। इधर चाइना भी ईरान और सऊदी अरबिया को करीब ला रहा था। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियार के समझ, ईरान पर आरोप था कि ये बना रहा है, उस पर डील कुछ चल रहा था। 2000 अक्टूबर 2023 से पहले की बात कर रहा हूँ। सितंबर 2023 में भारत में G20 की बैठक हुई। उसमें बहुत सारे नए विचारों को जन्म दिया गया, जिसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी परिकल्पना की गई थी। उधर इजराइल में नेतन्याहू की स्थिति खराब थी, भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनकी पकड़ कमजोर हो रही थी। तो ये सब कंडीशन अक्टूबर 2023 से पहले था। रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, दुनिया उस वॉर में उलझी हुई थी। ईरान के 4 प्रॉक्सी थे। यमन में आपने सुना होगा हौथी का, उधर लेबनान में इसने हिजबुल्ला का बैठा रखा था, गाजा पट्टी में हमास इसका चेला था। तो ईरान इन प्रॉक्सी के बदौलत इस इलाके में दादा बना हुआ था। ये 7 अक्टूबर 2023 से पहले की बात है। इतना चल रहा था। भारत की स्थिति ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रही थी G20 के खास के बैठक के बाद। इसी भी 7 अक्टूबर 2023 को क्या होता है कि हमास ने इजराइल पे बहुत बड़े लेवल पे हमला किया, जिसमें लगभग 1200 से अधिक लोगों को मार दिया तथा 251 लोगों को बंधक बना दिया। आपको ये नॉलेज के लिए बता दें, मुंबई अटैक जब हुआ था तो उसमें लगभग 200 आदमी मारे गए थे। 200 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं हुआ था। तब भारत में आप देखिए कितना गुस्सा था। और कल परिकल्पना कीजिए कि इजराइल में 1200 लोगों को एक रात में मार दिया गया। जब अमेरिका पे हमला हुआ था 2001 में, तो उस समय लगभग 3000 लोगों की मौत हुई। तो अमेरिका ने पूरा दुनिया को वॉर में जंप करा दिया कि जब प्रेसिडेंट बुश ने कहा था कि या तो आप अमेरिका के साथ है, नहीं तो अमेरिका के विरोध में। तो जब 3000 आदमी में तो पूरे विश्व का वॉर बना दिया। अब आप इजराइल की जगह खुद को रख के देखिए, 1200 सिटीजन को एक रात में मार दिया गया। अभी हम लोग के यहाँ पहलगांव में जो हमला हुआ उसमें 26 लोग मारे गए। कितना गुस्सा था लोगों के। अब समझिए वहाँ पे इजराइल की क्या स्थिति होगी। तो इसके बदले इजराइल में नेतन्याहू की मैंने स्थिति बता ही दी थी कि क्या स्थिति थी। उनकी पकड़ कमजोर हो रही थी, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, बस उनको मौका मिल गया। इसके बाद तो इजराइल ने जो तबाही मचाना शुरू किया फलस्तीन में, वो तो फिर चर्चा से परे है। आगे हम लोग देखेंगे उसमें क्या क्या हुआ, फलस्तीन में क्या क्या हुआ, कितना बड़ा नरसंहार आप इसको कह सकते हैं। तो वहाँ से वॉर शुरू हुई।
इजराइल में राइट विंग मंत्री पे नेतन्याहू साहू डिपेंड था, जिनके पास एक ही ऑप्शन था कि वॉर लंबा चले, जितना वॉर लंबा चलता उतना दिन तक वो सत्ता में बने रहते। इसी कारण बार बार सीज फायर का उल्लंघन इजराइल की तरफ से होता रहा। वॉर को लंबा खींचना था, जैसे यूक्रेन में जेलेंस्की खींच रहा था, ताकि उनको सत्ता न छोड़ने पड़े और सत्ता का आनंद लेते रहे, चाहे दुनिया कहीं से कहीं चली जाए। पूरे फलस्तीन को खत्म कर दिया गया है, लगभग 10% आबादी खत्म कर दी गई, लेकिन इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी रहा। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि इस 2 साल का हाईलाइट शुरू करते हैं देखना, और इसमें देखेंगे कि इस युद्ध ने किस पे क्या प्रभाव डाला। तो सबसे पहले देखते हैं फलस्तीन के नज़र से क्या क्या हुआ। दोस्तों, अभी तक का जो डाटा है उसमें लगभग 70,000 आदमी मारे गए। वहाँ की जनसंख्या लगभग 23 लाख थी, जिसमें से 70,000 की जनसंख्या मार दी गई है, जिसमें आधे तो वुमेन और चिल्ड्रेन है। 80% होम जो है, इंक्लूडिंग स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब तबाह कर दिए गए। 23 लाख की आबादी जो है डिस्प्लेस्ड हो गई है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये टोटल गाजा है, ये इसका बड़ा मैप यहाँ पे है। ये येलो वाले क्षेत्र, मतलब इतने बड़े रीजन में पॉपुलेशन रहती थी, लगभग 139 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अब सिमट के 36 स्क्वायर किलोमीटर में आ गई है। मतलब 36 स्क्वायर किलोमीटर में आपका पॉपुलेशन लगभग 22 लाख की है। मतलब 90% जो आबादी है 18% एरिया में आके सिकुड़ गई है। यहाँ की अभी डेंसिटी देखा जाए तो 30,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर आ गए। तो वहाँ की स्थिति समझ रहे होंगे क्या है। एक तरह से कंसंट्रेटेड कैंप की तरह है कि जहाँ आदमी को कूच दिया गया है। पूरा इसका जीडीपी जो है 80% से नीचे जाके चला गया है। खेती खत्म, एग्रीकल्चर जो है लैंड 99% एग्रीकल्चर लैंड एक्सेसिबल नहीं है। तो फलस्तीन की स्थिति बहुत ही खराब है। हाँ, एक अच्छी बात हुई कि हम लोग ने देखा कि कैसे अमेरिकी एलाय जो पहले अमेरिका के साथ में रहते थे, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सबों ने कैसे फलस्तीन राज्य को कनाडा स्वीकृति दे दी है। तो फलस्तीन का यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ कि इतने बड़े नरसंहार के बाद उसको क्या है कि विश्व में अब मान्यता मेजर पावर जो है वो देने लगे। अब इजराइल की बात देखते हैं। इजराइल तो अभी तक परेशान है, सदमे में है, कैसे इतने बड़ा फेलियर हो गया। मोसाद जैसे गुप्तचर संगठन होने के बावजूद तो वो तो इसको पचा नहीं पा रहा है। पूरे विश्व में ये इजराइल आइसोलेट हो चुका है। इवन ट्रंप साहब भी इसको डांट चुके हैं। खुले तौर से इजराइल को माफ़ी मांगनी पड़ी कतर से हमले के बाद। तो इजराइल की स्थिति जो है विश्व में अलग थलग हो गई है। इससे हमास अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया है। होस्टेज अभी तक इससे कंप्लीट रिलीज नहीं हो पाए, बस वॉर लंबा खींचता जा रहा है। अब वर्ल्ड ऑर्डर और जियोपॉलिटिक्स में क्या अंतर हुए, चेंजेज हुए, तो इसको समझने के लिए फिर से हम लोग इस मैप पे चलते हैं कि इस युद्ध से ये हुआ कि सबसे पहले तो इजराइल ने क्या किया, इस बार ईरान के जो प्रॉक्सी है उस पर अटैक करना शुरू किया। क्योंकि जब इजराइल ने अटैक शुरू किया तो ईरान ने हिजबुल्लाह को बोल के, यहाँ पे लेबनान में हिजबुल्लाह को बोल के इजराइल पे अटैक एक और मोर्चा खुलवा दिया। इसको लगा अगर एक मोर्चा खुलेगा तो हमास पे प्रेशर कम पड़ेगा और इजराइल कुछ दिनों में वॉर बंद कर देगा। लेकिन इजराइल ने क्या किया, लेबनान के एक पूरे जो लीडर ग्रुप है उसके एक जनरेशन को ही ख़त्म कर दिया होगा। आपने पेजर वाला अटैक सुना होगा सितंबर 2024 में, तो इसने लेबनान को लगभग ख़त्म कर दिया। हुथी जो संगठन है उसको घुटने पे ला के रख दिया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। हमास को भी लगभग धराशाही कर चुका है। और इसी बीच फ़ायदा उठा के जब हिजबुल्लाह कमज़ोर हुआ, उधर रसिया अपने यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ था, तो इसी बीच एक आतंकी संगठन जो है सीरिया से असद की सरकार को हटा के खुद स्थापित कर लेता है। और जो स्थापित करता है उस लीडर का नाम है अल सारा, जिसकी आपने देखा हुआ ट्रम्प के साथ काफ़ी अच्छी बन रही है। तो इससे क्या हुआ कि ईरान जो है, ईरान के सारे प्रॉक्सी जो है ख़त्म हो गए, तो ईरान कमज़ोर हो गया। अब ईरान कमज़ोर हुआ
तो इस पे इजराइल और अमेरिका ने बारी बारी से हमला किया। इजराइल का जब हमला चुका तो अमेरिका ने भी हमला कर दिया और ईरान पे यूएन ने फिर से सैंक्शन लगा दिया जो 2015 तक का था। सुन्नी देशों जिसके रिश्ते इजराइल से सुधर रहे थे उसने इजराइल से दूरी बनाना शुरू कर दी। इजराइल पूरे दुनिया में आइसोलेट हो गया। अमेरिका और ईरान के बीच जो पहले रिश्ते सुधर रहे थे वो यहाँ बर्बाद हो गए। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक हमास की गलती ने कितना बड़ा इफेक्ट डाला है। पूरा रीजन का जो है स्थिति जो है वो एकदम चेंज कर दिया। ईरान की पावर लगभग खत्म है, हिजबुल्लाह खत्म, हमास खत्म, असद की सरकार चली गई, यहाँ से रसिया का प्रभाव कम हुआ, तुर्की का प्रभाव बढ़ गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़े लेवल पे चेंज हुआ है। अब भारत की नज़र से देखते हैं कि भारत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों भारत पे तो इसका सबसे बुरा इफेक्ट पड़ा है। अक्टूबर 2023 से पहले जैसे मैंने बताया कि भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा था। पाकिस्तान और चाइना पूरे विश्व में अलग थलग पड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही ये रीजन में स्थिति खराब हुई भारत की भी स्थिति खराब होने लगी। भारत के 90 लाख लगभग लोग इस रीजन में रहते हैं और एनर्जी के लिए भारत आपको पता है इस रीजन पे ही डिपेंड है, क्योंकि भारत अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के 80% इम्पोर्ट करता है। अब कल्पना कीजिए अगर इस रीजन में शांति हो, भारत के लिए कितनी अच्छी बात है। इसके एनर्जी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो शांतिपूर्ण से रहेंगे, तो भारत का यहाँ पे डायस्पोरा मजबूत होगा, जिसके इफेक्ट क्या होते हैं आप लोग जानते ही। इसका फायदा उठा के पाकिस्तान को फिर से एक विश्व मैप पे स्थान मिल गया ट्रंप साहब की कृपा से और पाकिस्तान की चापलूसी करने की आदत से। अब पाकिस्तान इस पीस डील में एक अहम हिस्सा बन गया है और भारत इस पीस डील में हमास के साथ जो पीस डील में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आज कोई इंडियन है जो इस जियोपॉलिटिक्स न्यूज को पसंद करता है तो वो जब भी सोचता होगा, आंख बंद करता होगा, तो यही सोचता होगा हे भगवान जल्द से जल्द इस रीजन को शांत करा दे ताकि भारत के लिए अच्छी बात हो जाए। लेकिन अब आगे पीस डील क्या होता है, यही कारण है कि जैसे ही ट्रम्प हमास ने स्टेप 1 जो है एक्सेप्ट किया, पाकिस्तान भारत ने तुरंत ट्रम्प साहब को कॉल किया, मोदी जी, और बोले कि माय बेस्ट फ्रेंड ट्रम्प का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं भारत ने किस तत्परता के साथ इस पीस डील को स्वीकार किया और ट्रम्प का जो है गुणगान करना शुरू किया है। तो भारत के लिए इस रीजन की स्टेबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिलाकर एज इंडियन और पीस को फॉलो करने वाले चाहते होंगे कि जल्द से जल्द यह डील पूरी हो, वेस्ट एशिया स्टेबल हो और यह वर्ल्ड और खासकर इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह हाईलाइट अच्छी लगी होगी कि पिछले 2 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गया हमारा विश्व, हमारा वर्ल्ड कहाँ पहुँच गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।